स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। So, hello everyone. Very good evening to everybody. This is your lecture number 34 with respect to your target 125 plus series for UPSC preliminary examination. एंड इस लेक्चर सीरीज़ में हम उस दिन के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको कंपाइल करके फ्रॉम ऑल द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हम उनको स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ते हैं जो प्रेजेंट डिमांड है यूपीएससी का। ठीक है, आफ्टर एवरी क्लास आई प्रोवाइड यू हैंड आउट्स लाइक दिस जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज GS_Gill UPSC। ठीक है, in case you have any queries with respect to your preparation strategy, answer writing, whatever it is, so just ping me on GS_Gill07. the ID is same on Instagram and Telegram। ठीक है, हैंडआउट्स आपको GS_Gill UPSC पे मिलेंगे। कॉन्टैक्ट आप मेरे साथ GS_Gill07 पे कर सकते हो, राइट। उसके बाद यू कैन पॉज द वीडियो एंड इस QR कोड के ज़रिए आप लोग पहुंच सकते हो उस पेज के ऊपर, राइट। देन रिविजन इज़ द मल्टीपल रिविजन्स इज़ द की टू दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे हम आज भी बात करें, जो मैं सुबह सुबह न्यूज़ अपलोड करता हूँ कि भाई कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ने वाली थी, उसमें आज आप देखो, अगर सबसे पहली न्यूज़ की हम बात करें तो वो गगनयान की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल होने की न्यूज़ थी। ठीक है, उसी पेज पे NGT के बारे में न्यूज़ दी गई थी कि NGT ने पुल अप अभी कर दिया है पंजाब और दिल्ली को, है ना। किस बिहाफ के ऊपर NGT ऐसा कर सकता है, कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं जो GRAP नॉर्म्स थे जो न्यूज़ में आज मेंशन थे, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। हमने जिस सीज़न ये शुरू हुआ था तभी ये सब कुछ कर लिया था। सो आज वो आप रिवाइज कर लेना पिछली वीडियोस को फिर से खोल के, राइट। उसके बाद दिल्ली अपना सेकंड गियर लगाने लगा है। सेकंड गियर क्यों लगाएगा? क्योंकि उसका एक्शन प्लान इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद पेज नंबर 7 पे उद्भव नाम का प्रोजेक्ट मेंशन था, अगर आपको याद हो तो हम प्रोजेक्ट उद्भव भी ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। एंड देन द स्टोरी गोज ऑन, क्लियर। तो इसलिए सब्सक्राइब टू दिस प्लेलिस्ट एंड इससे रिविजन मल्टीपल टाइम्स। जब भी कुछ भी करते हो कानों में ईयरफोन्स लगा के ये ट्यून सुनी जाया करो अगेन एंड अगेन, राइट। चलिए, उसके बाद द GS फाउंडेशन P2I कोर्स हैज़ बीन ब्रॉट ऑन अ दुशहरा सेल फॉर यू। ठीक है, तो जो कोर्सेज थे उनमें और ज़्यादा डिस्काउंट है। दिस कोर्स इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बैच। यहाँ पे आपकी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की जो सारी चीज़ें हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का डाउट होता है सर इसमें क्या CSAT कवर होगा? जी हाँ, वॉट एवर थिंग इज़ देयर इन योर पेपर अदर देन द ऑप्शनल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों इसमें इस वाले GS फाउंडेशन P2I बैच में एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, राइट फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज, योर SIP प्रोग्राम, योर मेन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहाँ पे अगर आपका प्री क्लियर होता है तो सारी तैयारी, उसके बाद अकोमोडेशन, लॉजिंग, एवरीथिंग वुड बी ऑन अस। हम आपको दिल्ली बुला के मेन्स की तैयारी कराएंगे। उसके बाद इवन योर मॉक इंटरव्यूज इन ऑल इंटरव्यू वगैरह की सारी प्रिपरेशन, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही थी वो दूसरी वो ये थी कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी वाली, सर व्हाट इफ आई एम गोइंग टू टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। तो उसके लिए यू हैव दीज 3 प्लान्स जिनकी वैलिडिटी डिफरेंट है, 18 मंथ्स, 30 मंथ्स एंड 42 मंथ्स। जैसे 42 मंथ्स इन केस यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और अभी से तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स। लेकिन इसमें से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी सर कि भाई अगर 42 मंथ्स वैलिडिटी है तो कोर्स कब कंप्लीट होगा? तो बच्चे कोर्स तो आपका 10 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद इफ़ यू वांट टू सी दैट लेक्चर्स अगेन, आपको फिर से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है, कहीं पे डाउट आ गया, तो जो बच्चे 2026 वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए 42 मंथ्स तक उन कोर्स की वैलिडिटी रहेगी एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट रहेगी इंस्टीट्यूट से, राइट। एंड इफ़ यू वांट टू अवेल एट दीज डिस्काउंटेड प्राइसेस जो सिर्फ दुशहरा तक हैं, सो यू कैन यूज़ द कोड GS Live, है ना। एंड 25 अक्टूबर तक आप इन कोर्सेज को इस डिस्काउंटेड प्राइसेस पे परचेज कर सकते हो एंड द बैच इज स्टार्टिंग टुमारो। ठीक है, चलिए उसके बाद लेट्स बिगिन विथ टुडेज न्यूज़। तो ऊपर वाली 3 न्यूज़ को तो आप नोट्स खोल के रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ वी मूव टू द फर्स्ट न्यूज़, ये था कि भाई डोगरा आर्किटेक्चर गेट्स आर रिवाइवल एट जम्मू एंड कश्मीर महाराजगंज। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए बनता है सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है जी डोगरा आर्किटेक्चर। ठीक है, डोगरा आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट। एक मिनट यार, ये हाथ वाली ना, रिमूव दिस बिकॉज इट क्रिएट साउंड्स अदरवाइज। चलिए, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी इसमें डोगरा आर्किटेक्चर, तो उस पर नज़र डालेंगे कि भाई है कहाँ का, क्या क्या इसका स्टाइल है, व्हाट आर द फीचर्स। एंड सेकंड जो आपको ये दिख रहा है ना महाराजगंज, ठीक है, तो महाराजगंज इज नथिंग बट एक पुराने समय की, जैसे हर एक शहर में एक मॉडर्न मार्केट होती है, एक पुराना बाजार होता है ना, तो काइंड ऑफ पुराना बाजार ऑफ कश्मीर है। ठीक है, पुराना बाजार काइंड ऑफ थिंग, इट्स ओल्ड मार्केट। चलिए सबसे पहले डोगरा आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो अगर आप डोगरा आर्किटेक्चर की बात करो तो सबसे पहले बनाया किसने था?
डोगरा हिंदू किंग्स ने बनाया था, ठीक है। अगर यूपीएससी पूछे कि भाई कोई एक एसोसिएटेड किंग है फेमस दिस दैट, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी डोगरा हिंदू किंग्स थे उन्होंने 1846 से लेके 1947 तक, ठीक है, इस वाले आर्किटेक्चर को ईजाद करा। अभी जो बात चल रही है श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और साथ में अपना ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक, ये दोनों साथ में आए हैं और ये जो कश्मीरी आर्किटेक्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब ये उनका रिवाइवल देख रहे हैं तो वो रिवाइवल है, उन्होंने 3 हिस्सों में बेसिकली उसको क्लब करा है और ये जो 3 हिस्सों में उन्होंने क्लब करा है यही 3 इस आर्किटेक्चर के फीचर्स हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला फीचर जो उन्होंने बोला कि भाई हम करेंगे दैट इज योर कोलोनेटेड वॉकवेज। कोलोनेटेड वॉकवेज क्या होती हैं जी, ठीक है। अगर मैं इस पिक्चर को अभी यहां पे जूम करूं तो आपको ये वाले पिलर्स दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे पिलर्स है ना, ये पिलर्स चलते रहेंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे और इनके पीछे क्या है जी, रास्ता, वॉकवे। तो इस वो पिलर वाले स्ट्रक्चर को, उस तरफ भी ऐसे ही पिलर्स होंगे, ठीक है। इस पिलर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये कोलोनेटेड वॉकवेज। तो यूपीएससी सीधा पूछेगा कोलोनेटेड वॉकवेज इज अ फीचर ऑफ, इनका ही फीचर है, ठीक है, ये डोगरा आर्किटेक्चर का। उसके बाद हमारे पास आ गए डेकोरेटिव पिलास्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेकोरेटिव पिलास्टर्स? अभी इस फोटो में इट्स नॉट विजिबल। अच्छा, अगर आप न्यूज़पेपर अपने में देख पा रहे होगे ना, तो यहां पे ठीक है, एक ऐसा आपको सिंबल सा मिलेगा, ठीक है। वो किससे बनाया गया? वो पिलास्टर से बनाया गया और इसके ऊपर, दीवार के ऊपर उस चीज से, पिलास्टर से, पीओपी वगैरह होता है ना, तो वैसे एक पिलास्टर से इसके ऊपर डेकोरेशन करा गया है। क्लियर? थर्ड थिंग, इसका जो फीचर आपको याद रखना है वो है आपका मोल्डेड ब्रिकवर्क। ठीक है। सो ये वाला फीचर बना हुआ ना इतना, ठीक है, इसके अंदर ब्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक्स आर इन मोल्डेड, तो इसको बोलते हैं मोल्डेड ब्रिकवर्क। सो ये 3 अपने फीचर्स हैं ऑफ व्हाट वी कॉल डोगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्लियर? उसके बाद अगर आप ये बात करो कि भाई महाराजगंज मार्केट, तो महाराजगंज मार्केट एक पुराना बाजार है कश्मीर का और उसमें आपको दोनों स्टाइल देखने को मिलेंगे, ठीक है। यू विल सी द डोगरा स्टाइल ऑल्सो। और बाद में जब ब्रिटिशर्स वगैरह ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित हो गए थे तो ब्रिटिशर्स ने भी अपना कॉलोनियल आर्किटेक्चर यहाँ पे फेमस कराए। उसके बाद एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई जितना भी डोगरा आर्किटेक्चर इस महाराजगंज साइड में मिलता है उसका स्ट्रक्चर क्या है? अभी ऊपर तो उसके देयर इज रेजिडेंशियल एरिया एंड नीचे वाला स्ट्रक्चर जैसे ये वाला एरिया हो गया है ना, यहां पे उन्होंने ये वाला एरिया, ठीक है, यहां पे उन्होंने क्या बनाया है? शॉप्स। क्लियर? और यहां पे ऊपर देयर इज दिस रेजिडेंशियल एरिया। उसके बाद नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन मोर कीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू इट, दैट इज कॉल्ड एज योर ताक और धज्जी दीवारी। नाउ व्हाट इज ताक और धज्जी दीवारी? इसमें क्या होगा, लेट्स से पहले ना टिम्बर का एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। लेट्स से हमने ऐसा टिम्बर का एक स्ट्रक्चर बना लिया, रॉक सॉलिड। उसके बाद उसके बीच में छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े भर दिए जाएंगे एंड फिर उससे एक दीवार बनाई जाएगी। अगर आपको अभी भी यहां से नहीं समझ आया तो यू कैन सी दिस, ठीक है। तो पहले ऐसा एक टिम्बर का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर उसमें रॉक्स भर के इस आर्किटेक्चर को बनाया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर ताक और धज्जी दीवारी। याद रखना, ताक और धज्जी दीवारी, इट इज फीचर ऑफ डोगरा स्टाइल आर्किटेक्चर। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, उसके बाद अगर आगे वाली बात करें तो इसमें, इस न्यूज में एक बात का जिक्र था, द नेम ऑफ दैट थिंग इज कॉल्ड एज बादशाह टॉम्ब। बदशाह बोला जाता है इसको जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, बादशाह टॉम्ब और बदशाह टॉम्ब, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आप बुला सकते हो। तो बादशाह टॉम्ब याद रखना कि भाई व्हाट डू वी कॉल, ये ना एक हिस्टोरिक टॉम्ब है। इस नदी अगर याद यूपीएससी पूछे तो इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। और एक सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने कश्मीर पे राज करा है अराउंड 15th सेंचुरी, ठीक है। उनका नाम था ज़ैन उल अबिदिन। तो उनके मम्मा की याद में ये टॉम्ब है, तो मदर ऑफ सुल्तान ज़ैन उल अबिदिन, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर कि भाई जो अपना ये दिस मार्केट, क्या नाम इसका, महराजगंज है ना,
तो इसको एक नाम और भी दिया जाता है जो इस न्यूज़ में मेंशन था, वो भी याद रख लेना, शहर ए खास, शहर ए खास। तो ये भी इस मार्केट को ही बुलाया जाता है बेसिकली। ये महाराजा रणबीर सिंह ने, देयर वाज दिस महाराजा रणबीर सिंह, उन्होंने ये श्रीनगर में ये एरिया बसाया था ताकि वो कश्मीर के ट्रेड एंड कॉमर्स को एक फ्लिप दे सके, मतलब एक बूस्ट दे सकें। तो इसको महाराजगंज मार्केट को शहर खास भी बोला जाता है, क्लियर। और माना ये भी जाता है कि भाई 1947 एरा में यहाँ से अमृतसर, लाहौर, कराची, मूविंग ऑन टू इवन रावलपिंडी और सेंट्रल एशिया तक यहाँ से ट्रेड होती थी, क्लियर। सो ये था जी पहली न्यूज़ के बारे में। उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये है जी अपनी बटरफ्लाई मेक्स अ रेयर कॉल इन हिमाचल प्रदेश। अभी बात ये है कि भाई जो ये बटरफ्लाई न्यूज़ में थी, ठीक है, इसमें एक तो दो तीन देखो पढ़ना क्या क्या है। एक तो जो बटरफ्लाई न्यूज़ में थी उसका नेम इज पेंट ब्रश स्विफ्ट, पेंट ब्रश स्विफ्ट, ठीक है। इसमें खासियत ये है जी कि जो अपनी जो पेंट ब्रश है ना, ये आज से पहले हमें कभी भी एचपी के रीजन में नहीं मिली है। वी हैव नेवर सीन दिस इन द रीजन ऑफ एचपी, ठीक है। ये बेसिकली इस वाली स्पीशीज को हमने 1978 में देखा था, इस बटरफ्लाई की स्पीशीज को, बट 1878 में देखा था। लेकिन 1878 से लेके अभी तक ये आज तक हमें एचपी नहीं मिली है। यूजुअली जो इसका एरिया है वो अपना व्हाट वी कॉल ईस्टर्न हिमालयाज में है, इट इज़ इन ईस्टर्न हिमालयाज, और हमें ये पहली बार 1878 में मिली भी वहीं पे थी। अलॉन्ग विद ईस्टर्न हिमालयाज ये हमें एक तो उत्तराखंड में मिलती है, कि अगर यूपीएससी पूछे भी पहली बार वेस्टर्न हिमालयाज में मिली है, नहीं पहली बार नहीं मिली, उत्तराखंड में मिलती थी, अभी हमें एचपी में मिली है। तो उत्तराखंड इसका एरिया है। लेकिन अगर आप इसके ब्रॉड एरियाज और दूसरों की बात करो तो वी फाउंड इट इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो ईस्टर्न हिमालयाज वाला एरिया हो गया। वी ऑल्सो फाइंड इट इन सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया के बाद हमें ये साउथ इंडिया में मिलती है, ठीक है। एंड साउथ इंडिया में भी अगर आप मानो तो ये दिस इज फाउंड इन योर ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया, क्लियर। चलो उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर कि भाई एचपी में जब ये हमें मिली है पेंट ब्रश स्विफ्ट, तो एचपी इसके साथ, मतलब एचपी के बारे में एक स्टैट याद रख लीजिएगा कि 25% ऑफ द टोटल बटरफ्लाई स्पीशीज फाउंड इन इंडिया दे आर फाउंड इन एचपी। तो एचपी के पास 25% ऑफ द टोटल बटरफ्लाई स्पीशीज हैं भारत की। बटरफ्लाई के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, इनके नाम के बारे में, ठीक है। क्योंकि जो और भी बटरफ्लाईज न्यूज़ में थी, इसी न्यूज़ में मेंशन था उनका नाम, वो नाम याद रखिएगा। एक है एनोमलस नवाब। तो आपको लगेगा भाई हिस्ट्री से नाम पूछ लिया होगा किसी का, ठीक है, अभी किस नवाब को एनोमलस नवाब बोला जाता, नहीं, तो ये बटरफ्लाई है। दूसरा नाम याद रखना ब्लैंक स्विफ्ट। तीसरा है टेल्ड JAYJ, टेल्ड जे, एंड लास्ट इज योर साइरन। तो ये सब की सब क्या है, ये सब की सब बटरफ्लाईज हैं, ठीक है। अभी एचपी में भी ये कहाँ पे मिली है, वो वाला एरिया हमारे लिए जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एचपी में देयर इज दिस एरिया कॉल्ड एज भटियत फॉरेस्ट रेंज, ठीक है। एंड ये डलहौजी फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है। भटियात फॉरेस्ट रेंज है जो डलहौजी फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है, विच इज ओवरऑल पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो दैट वाज इट विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज़। मुझे नहीं लगता और कुछ करने की जरूरत है। अगर याद रखना है कि भी एचपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिली, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज टॉक्स एंड इन फेलियर अहेड ऑफ COP28। तो बेसिकली अगर आपको ये पता हो, रियो में से तीन बेसिकली चीज़ें निकली थी। UNFCCC, ठीक है जी। उसके बाद वी हैव UNCCD एंड वी हैव UNCBD, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वाला। एंड देन जिसका हमने, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने इसका वो करा था नागोया प्रोटोकॉल करा था, है ना, कुआलालंपुर प्रोटोकॉल करा था एक दिन क्लास में, तो वो सब इसके थे। CCD के अंदर इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने जब आपको डिजर्टिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, तो जिस दिन हमने CCD करा था उस दिन ये वाला कॉन्सेप्ट न्यूज़ में, जिस दिन हमने बैम्बू पढ़ा था, राइट। एंड UNFCCC में वी हैव स्टडीड ऑल दीज, जो फेमस बाकी की चीज़ें वो सारी UNFCCC के, जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस हो गया, दिस एंड दैट। उसी के चलते COP27 हुआ था, ठीक है। हुआ कहाँ था, शेख अल शर्म। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने वो मेरा इजराइल फलस्तीन वाला वीडियो देखा हो, तो हमने ये शेख अल शर्म करा था कि भाई इजिप्ट का जो सेनाई पेनिनसुला है ना, ऐसा, तो सेनाई पेनिनसुला के बिल्कुल टिप पे वी हैव शेख अल शर्म, राइट।
तो शेख अल शरम में COP27 हुई थी। यहां पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, दैट इज योर लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉरी लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट नहीं, लॉस एंड डैमेज का फंड लेके आए थे। नाउ यार होमवर्क इज आप लोगों को मुझे ये बताना है कि भाई लॉस एंड डैमेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कब आया था। फंड तो ये पिछले साल COP27 जो शेख अल शरम इजिप्ट में हुई थी, बेसिकली आइलैंड टाइप से, तो यहां पे हुई थी। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट बताओ अभी कब लेके हम आए थे। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। एक अपना नेशंस होते हैं जिनको बोला जाता है स्मॉल आइलैंड नेशंस, स्मॉल आइलैंड नेशंस। ठीक है, तो उनमें से कोई आइलैंड था जिसने ये प्रपोज करा था, एंड किस ईयर में करा था और कौन सा वो कंट्री है या मतलब आइलैंड टाइप नेशन है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, अभी लॉस एंड डैमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे ऐसे डैमेजेस हैं जो हो रहे हैं, लेकिन हम उनको किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि भाई क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है लॉस एंड डैमेजेस का। तो अगर वो हो रहे हैं तो हमें अभी क्या करना है, उनको कुछ ना कुछ करके वी हैव टू मिटिगेट देयर इम्पैक्ट्स। डैमेज तो हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से द डैमेज विच इज बिकमिंग ऑब्वियस इज सी लेवल राइज, तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन लॉस एंड डैमेज के चलते हुए व्हाट वी नीड टू डू, हमें डैमेज को मिटिगेट करना है, जहाँ डैमेज का जो इम्पैक्ट होगा उसको मिटिगेट करना है। इस मिटिगेशन के लिए ही उस लॉस एंड डैमेज के कॉन्सेप्ट का फंड बनाया गया था, पैसे देने के लिए बनाया गया था COP27 में। और अभी COP27 के बाद हो रही है आपकी COP28। ठीक है, तो जब फंड बनाया था, एस्टैब्लिश करा तो बोले वही पैसे वैसे लेके आओ जो पिछले साल प्रॉमिस करके गए थे, लेकिन ये वाली जो टॉक्स थी उनमें फेलियर हो गया। ठीक है, बोले नहीं है पैसे नहीं देंगे। चलिए, तो इसके बाद यू नीड टू नो कि भाई COP जो 28 है इसके बारे में, ये नहीं है जगह, रुको, तो यहीं पे ही याद रख लीजिएगा जो आपकी COP28 है ये कहाँ पे हो रही है, इट इज बीइंग हेल्ड इन UAE। तो जो एक्सपो आपका लगा था ना UAE वाला, तो एक्सपो वाली स्पेस में ही ये COP28 करवाया जा रहा है। ठीक है, तो प्लेस इज योर UAE। चलो, तो इसमें मतलब बेसिकली जो COP28 है ना, इसमें जो अपना COP28 के पहले ये मीटिंग थी कि पिछले साल वाले पैसा दो, जो मेन ऑब्जेक्शन नेशंस को थी ना, ये जो पैसा मांग रहे थे। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मतलब कि भाई जो देश, कुछ देश ऐसे हैं इंडिया या चाइना जैसे, जो 1950s के बाद से डेवलप होना शुरू हुए हैं, और डेवलपमेंट के साथ उनमें इंडस्ट्रीज आई तो इंडस्ट्रीज ने पॉल्यूशन फैलाना शुरू करा। लेकिन साथ में हमारे पास ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी है ना, जो कब से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पॉल्यूशन फैला रहे हैं। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के लिए पैसा देने की, वो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए। जो नेशंस पहले से पॉल्यूशन कर रहे हैं वो ज़्यादा पैसा दें, और इसी के लिए, इसी के चलते हुए जो अपने ये डेवलप्ड नेशंस थे ना, अब उनको प्रॉब्लम थी जी कि भाई चाइना तो हमसे ज़्यादा डेवलप है, चाइना तो अभी USA को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग चाइना से क्यों नहीं पैसा ले रहे हो। तो वो बोले कि भाई चाइना भी पैसा दे, दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड नेशंस, इसलिए उन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड को पैसा देने से मना करा। राइट, सो ये इसके पीछे की स्टोरी थी। चलिए जी, उसके बाद लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज़, दैट वाज योर एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा को समझने के लिए सबसे पहला आपको थंब रूल तो पता ही है कि भाई UPSC सबसे पहले इसमें डिजीजेस में से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो किसके बेसिस पे पूछता है, वो पूछता है जी कि भाई ये ना जो आपका इन्फ्लुएंजा है ये करेगा कौन। तो इन्फ्लुएंजा आपका बेसिकली होता है जी वायरस से। किससे होता है जी, वायरस से। ठीक है, तो इसके सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज द नेचर ऑफ दिस वायरस। आपको पता है जी कोविड वायरस वॉज योर RNA वायरस, हमने करा हुआ है। जो आपका हेपेटाइटिस B वायरस है वो आपका कौन सा वायरस है, वो आपका DNA वायरस है। ठीक है, जो ये अपना इन्फ्लुएंजा वायरस है इट इज़ एन RNA वायरस ओनली। ठीक है, तो ये और कोविड इस मामले में सिमिलर है कि भाई दोनों के दोनों RNA वायरस हैं, लेकिन कोविड RNA वायरस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये RNA इज योर सेगमेंटेड। अभी के लिए सिर्फ वर्ड एसोसिएशन याद रखो, जिस दिन बायोटेक का कोई टॉपिक आए तो आई विल एक्सप्लेन यू कि भाई सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस तो यही होता है, सिंपल। ठीक है, सेगमेंटेड वायरस क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू द डे वी हैव समथिंग इन न्यूज़। ठीक है, तो अभी याद रखो दिस इज सेगमेंटेड RNA, कोविड वाला इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। राइट, सेकेंड थिंग, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो वैक्सीन है, तो इफ यू रिमेंबर हमने वैक्सीन्स करी थी, उसमें से दो तरह की वैक्सीन्स, एक तो इनएक्टिवेटेड। ठीक है, इनएक्टिवेटेड का मतलब जिसमें हम किल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस देंगे, और दूसरा लाइव एटीन्यूएटेड। लाइव एटीन्यूएटेड मतलब जिंदा वायरस होगा लेकिन उसको मार मार के अधमरा करके बॉडी में डालेंगे टू गिव द बॉडी अ सेंस ऑफ मेमोरी। राइट,
उसके बाद इसका वैक्सीन इतना कामयाब, या हम कोई फेमस वैक्सीन का नाम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये बहुत जल्दी से म्यूटेट करता है, ठीक है, और म्यूटेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसका वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो इसका वैक्सीन कोई इतना फेमस है नहीं है। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपको टाइप्स याद रखनी है, दैट इज योर टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ बन सकती है आपके लिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। सबसे पहली टाइप आती है टाइप ए, ठीक है। आज तक सिर्फ टाइप ए ने ही पैंडेमिक कॉज करा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, करंट 2 पैंडेमिक जो अभी भी चल रहे हैं वर्ल्ड में, कोविड, ठीक है, 2019 से, एंड सेकंड इज योर HIV कब से चल रहा है, ये यू हैव टू योर होमवर्क है आपका, नीचे मेंशन करोगे। तो 2 ही अभी पैंडेमिक चल रहे हैं। इन्फ्लुएंजा इज नॉट अ पैंडेमिक राइट नाउ, बट आज तक अगर किसी इन्फ्लुएंजा ने वायरस ने पैंडेमिक करा है तो दैट वाज इन्फ्लुएंजा ए, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी ने आज तक सीजनल एपिडेमिक्स करे हैं। उसके बाद सी बिल्कुल माइल्ड इलनेस करता है, बिल्कुल मामूली सी इलनेस होती है, कोल्ड फीवर, कफ वगैरह। एंड जो इन्फ्लुएंजा डी है वो ह्यूमंस को नहीं, कैटल को इफेक्ट करता है, ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए, उसके बाद बच्चों को जो मेजॉरिटी ऑफ द डाउट होता है, सर ये याद कैसे रखें, H1, H7, H9, H10 दिस एंड दैट, तो याद रखो, आई विल मेक अ डायग्राम, आपको याद रहेगा, आई विल मेक इट हियर, सो यू कैन राइट इट हियर, इन्फ्लुएंजा ए, ठीक है। अब इन्फ्लुएंजा ए जो है, इफ इट गोज टू पिग, ठीक है, तो ये करेगा स्वाइन फ्लू, पिग से अगर इन्फेक्शन होगी तो। अगर ये जाएगा बर्ड/hen में, ठीक है, तब हमें ये क्या करेगा, बर्ड/एवियन फ्लू, जो आज की न्यूज थी। क्लियर जी? उसके बाद अगर स्वाइन फ्लू है तो H1, H2, H3 ये 3 से होगा, ठीक है। अगर ये अपना एवियन फ्लू है H5, H7, H9, H10, ठीक है जी। एंड दोनों के दोनों किसको होंगे, ह्यूमंस को। सिंपल, H1, H2, H3 स्वाइन फ्लू, H5, H7, H9, H10 बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू, ठीक है जी। चलिए, सेकंड थिंग आपको याद रखने की, भाई पास्ट में जो पेंडेमिक्स आए हैं वो सारे के सारे वर एसोसिएटेड विद स्वाइन फ्लू ओनली। एवियन फ्लू वाला कोई पैंडेमिक नहीं था आज तक, ठीक है। सो याद रखना, नंबर 1 इज योर H1N1, नंबर 2 इज इक्वल टू H2N2, नंबर 3 इज H3N2, नंबर 4 इज H1N1, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे हैं, जिस H1N1 वॉज फेमसली कॉल्ड एज स्पेनिश फ्लू, ये सारे के सारे पास्ट पैंडेमिक्स हैं, ठीक है, इसके द्वारा। देन इट इज योर एशियन फ्लू, देन इट इज योर हांगकांग फ्लू, इनके नाम है, ठीक है, यूपीएससी पूछ भी लेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आज खोल के देख लीजिएगा एक बार। एंड देन इट इज योर स्वाइन फ्लू, ठीक है, ये अपने पास्ट वायरसेस हैं। क्लियर? उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, जो सिमिलर वायरस था लेकिन वो न्यूज में था, उसका नाम है जी अपना G4 वायरस। G4 वायरस ये बिल्कुल H1N1 वायरस जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है उस वायरस के, और ये चाइना के अंदर पिग्स में मिलता है। वायरस भी सेम है, इसके इफेक्ट्स भी सेम है, ठीक है। तो G4 वायरस पिग्स में मिलता है, बिल्कुल सेम है। लास्टली यू नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग, वो पीछे चले जाते हैं। इसके लिए, इसका डेटा इकट्ठा करने के लिए इन्फ्लुएंजा का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जी GISAID, ठीक है जी। सो इट इज योर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, तो ये नाम है आपका इस प्रोग्राम का। ये हमने 2008 में लॉन्च करा था। इसके हेडक्वार्टर्स हैं म्यूनिक, जर्मनी में, ठीक है, और मैनेज भी इसको जर्मनी ही करता है, इट इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय जर्मनी। एंड इसका एक डेटाबेस है, क्योंकि डेटा इकट्ठा करना है तो एक डेटाबेस तो होगा ना जहां से सभी लोग एक्सेस करेंगे, उसका नाम है जी एपीफ्लू, तो ये भी याद रखना, एपीफ्लू, ठीक है जी। एंड बेसिकली इसको हमने इन्फ्लुएंजा के लिए लेके आए थे, लेकिन क्योंकि इन्फ्लुएंजा में यूज कैसे करेंगे, वायरस है तो उसका जीनोम मैपिंग करना, दिस एंड दैट, जीनोमिक इन्फॉर्मेशन देना, तो इस तरह का डेटा इसके डेटाबेस पे मिलता है। लेकिन जब कोविड वायरस आया तो हमने इसके ऊपर SARS-CoV-2 का डेटा भी अपलोड करा। मान लीजिए जर्मनी कोई रिसर्च कर रहा है तो वो SARS-CoV-2 का डेटा तुरंत इस डेटाबेस पे डाल देगा। भारत ने कोई रिसर्च करी तो भारत को पहले तो रिसर्च में हेल्प हो जाएगी जर्मनी के डेटा से, और दूसरा भारत अपनी रिसर्च पूरी करके फिर से एपीफ्लू के ऊपर अपना डेटा डाल देगा। सो नेशंस विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, दैट इज द पर्पस ऑफ GISAID, ठीक है जी। इन्फ्लुएंजा हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज।
तो ये था जी पॉसिबल पाथवे फॉर लॉन्ग कोविड पैथोजेंस अनकवर्ड। इसमें बेसिकली आपको कुछ और चीज़ याद नहीं रखनी है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग। बेसिकली देखो, आप सबको इतना पता होगा, सबसे पहले तो एक शब्द पे ध्यान दो कि भाई लॉन्ग कोविड क्या है। लॉन्ग कोविड कुछ नहीं है, कोई मेडिकल बीमारी नहीं है। जब आपको कोविड होगा और कोविड के लंबे समय तक उसके आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बॉडी में, सो दिस होल एंटायर फिनोमिना इज कॉल्ड एज लॉन्ग कोविड। उसके बाद एक फिनोमिना जो हमने यहाँ पे इस न्यूज़ में बेसिकली कवर्ड है वो ये है कि भाई आपके ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। और तो नर्व सेल्स लेट से एक ये है भाई, ठीक है, दूसरा ये है। अभी मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा तो केमिकल होगा जिसने इन दोनों नर्व सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन फैलानी है। एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल या दो ब्रेन सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो जो केमिकल है उसका नाम है आपका सेरोटोनिन, ठीक है। द नेम ऑफ दैट केमिकल इज सेरोटोनिन। नाउ सेरोटोनिन क्या करता है भाई, ये हेल्प करता है इनमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। कोविड के बाद ह्यूमन ब्रेन में इस सेरोटोनिन की जो प्रोडक्शन है या सिंथेसिस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है, ये देखने को मिला है, ठीक है। जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन पासिंग है एंड दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कोविड की वजह से स्लो डाउन हो गई। ये था जी इस न्यूज़ का क्रक्स, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। चलिए और तो कुछ नहीं, हाँ मोर देन इनफ, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए लेट्स मूव अहेड। इस न्यूज़ में दो चीज़ें आपको याद रखनी थी, लेकिन वो हम कब करेंगे, कल जो लाइव क्लास होगी, कल आई विल बी टेकिंग द क्लास फेस टू फेस, आप मेरा चेहरा देख पाओगे मतलब। तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे डॉपलर इफेक्ट का, और डॉपलर इफेक्ट को भी पढ़ने से पहले हम सारे का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करेंगे, ठीक है। और कल मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जो आपका विजिबल लाइट वाला क्वेश्चन था VLC, वो विजिबल लाइट कहाँ पे आएगी, ठीक है। आपके एक्स रेज कहाँ पे आएंगे, आपके गामा रेज कहाँ पे आएंगे, आपके यूवी रेज कहाँ पे आएंगे। देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि भाई जो ब्लूटूथ वगैरह आपका सिस्टम है या मोबाइल है वो रेडियो वेव्स के जरिए चलता है, वो कैसे चलता है। उसके बाद 5G आपका जो मिलीमीटर वेव्स, वो क्या कॉन्सेप्ट है, दिस एंड दैट, ये सारा कल कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली न्यूज़ को टैकल करेंगे, आज इस न्यूज़ को टच नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम अगली न्यूज़ को देखें तो मार्स के ऊपर क्वेक आए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले भी मार्स के ऊपर क्वेक आ चुके हैं, ठीक है जी। तो मार्स के ऊपर जब क्वेक आ चुके हैं तो साइंटिस्ट को आज से पहले जब उन्होंने मार्स के ऊपर का क्वेक डिटेक्ट करा था तो उनका मानना यह था कि भाई कोई ना कोई क्रेटर इंपैक्ट की वजह से ये मार्स का क्वेक आया है, ठीक है। ये मार्स क्वेक आया है। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्रेटर इंपैक्ट, कि भाई कुछ ना कुछ आके यहां पे लगा एंड वहां पे एक क्रिएटर भी क्रिएट हो गया और साथ के साथ उसकी वजह से सब जगह पे ट्रेमर्स फील हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि भाई वो क्रिएटर को ढूंढे तो सही, कि जो क्रिएटर बना था इंपैक्ट के साथ, लेकिन वो क्रिएटर मिला नहीं। कौन ढूंढ रहा था, इनसाइट्स मिशन। आपका होमवर्क है कि भाई इनसाइट्स मिशन है जो मार्स का, वो किसका है आप लोगों को ये बताना है, क्लियर। चलिए उसके बाद जब वो ढूंढ रहे थे तो उनको मिला नहीं। देन दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द फिनोमिना, ठीक है। तो फिर उनको पता चला कि भी अर्थ के जैसे वहां पे भी टेक्टोनिक कारणों की वजह से मार्स को एक आ रहा है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक वाली थ्योरी पढ़ी है ना, तो वैसे ही वहां पे भी टेक्टोनिक कारणों की वजह से ही, जो मैंने अफगानिस्तान वाले रीजन में बताया था, है ना, तो वैसे ही मार्स क्वेक्स भी आ रहे हैं। तो ये इस न्यूज का सिंथेसिस था, नथिंग एल्स। अगर आपको इनसाइट्स की इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये नासा का है, ठीक है, नासा का मिशन है, क्लियर। चलिए लेट्स मूव अहेड देन अगली वाली न्यूज पे, या अगले वाले से पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन, या मार्स अगली क्लास में किसी में डिटेल में करते हैं। चलिए उसके बाद डैम सेफ्टी एक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डैम सेफ्टी एक्ट की बात करो तो हम डैम्स के बारे में जो फैक्चुअल चीज़ें थी, है ना, जैसे अपना धर्मा पोर्टल था, कौन सी बड़ी डैम्स होती हैं, कौन सी छोटी डैम्स होती हैं, ये सब ऑलरेडी हम चीज़ें कर चुके हैं। इस न्यूज़ की अगर बात करें, सबसे पहले इस न्यूज़ में डेटा दिया गया, ये बोलता है कि भाई भारत में तकरीबन 6000 के करीब लार्ज डैम्स हैं, 5000 to 6000 लार्ज डैम्स हैं, ठीक है। और उसमें से 80% जो डैम्स हैं वो 25 ईयर्स ओल्ड हैं, जिसकी वजह से जब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया सिक्किम में, और टू बी वेरी प्रिसाइज नॉर्थ सिक्किम में, तो वहां की जो साउथ लोहनाक लेक थी, साउथ, ये मैपिंग के लिए याद रख लेना, साउथ लोहनाक लेक,
ने जो एक वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट जिसका नाम टीस्टा 3 था, उसको सारे का सारा वॉश वे कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये बोल रहा है कि भाई जो डैम्स हैं उनको अभी मेंटेन करना, उनकी फिर से सेफ्टी लेके आना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, टीस्टा के लिए एक जगह याद रख लेना, दैट इज योर चंगथांग। ठीक है। सो इट बेसिकली सेज कि भाई जो 80% डैम्स है 25 साल पुरानी है, और एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया और जो साउथ लोहनाक लेक से आया था, और उसकी वजह से जो पानी था टीस्टा जो पानी था उसने टीस्टा 3 को सारे का सारा वॉश अवे कर दिया। राइट नाउ अभी हमें इस कंटेक्स्ट में डैम सेफ्टी एक्ट को देखना है। वी हैव टू सी डैम सेफ्टी एक्ट। डैम सेफ्टी एक्ट की सबसे पहले प्रोविजन देखो। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें हमने बॉडीज़ बनानी है, और वो बॉडीज़ दोनों लेवल पे बनेंगी, नेशनल लेवल पे भी बनेंगी जी और स्टेट लेवल पे भी बनेंगी, जो कि डैम सेफ्टी का जो प्रोजेक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मदद करने जा रही हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, हम एक नेशनल कमेटी भी बनाएंगे ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है, जो सारे की सारी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करेगी। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको एक क्लाउड में लेके दे विल डू रेगुलेटेड। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी विल डू इज थर्ड लेवल पे ऊपर वी विल मेक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। याद रखना अथॉरिटी को अंडरलाइन कर लो, एंड नीचे लिखो अथॉरिटी क्या करेगी, ये स्टेट लेवल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी। मान लीजिए किसी स्टेट को बोला गया कि भाई डैम सेफ्टी के लिए आपने ये करना है, ठीक है, और लेट से कर्नाटक और तमिलनाडु में से कर्नाटका को बोल दिया गया। अभी कर्नाटका टेक्स दैट एक्शन, बट तमिलनाडु उसके अपोज में आता है, तो दोनों स्टेट्स का तब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराना या जो भी डिस्प्यूट है उसको देखना, ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का जिम्मा होगा। सो दैट जो अपने डैम सेफ्टी अथॉरिटी का मेन काम है, ठीक है, कि भाई उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कराना फॉर डैम सेफ्टी, वो बेहतर तरीके से करा पाए। देन फोर्थ आपको याद रखना है कि भाई जो CWC सेंट्रल वाटर कमीशन है, जो उसके चेयरमैन होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो अपने डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको हेड करेंगे, डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हेड करेंगे, मतलब उनकी देखरेख के अंदर बनेंगे। उसके बाद जो अपनी एक स्टेट कमेटी है ऑन डैम सेफ्टी, उसको बनाया जाएगा, प्लस स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा। ये दोनों लेवल, दो स्टेट लेवल्स के ऊपर बनेंगी। उसके बाद इन दोनों का काम होगा कि भाई इन्होंने जो हजार्ड है उसको प्रोफाइल करना है, कि भाई कौन सी डैम में कौन से लेवल का हजार्ड किस सीजन में आ सकता है। ये दोनों काम इन दोनों को स्टेट वाली ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए। एम आई क्लियर? चलिए, तो स्टेट्स का अभी प्रोविजंस लिखो कि भाई स्टेट्स के लिए क्या क्या इन्होंने काम बोले हैं। सबसे पहले दे हैव सेड कि भाई जो स्टेट्स हैं उनको डैम्स को क्लासीफाई करना है। तो स्टेट्स बोली कि भाई डैम्स को कैसे क्लासीफाई करें, वो बोले कि भाई हजार्ड रिस्क के बेसिस के ऊपर। उसके बाद सेकंड काम, आपको बार बार रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर उनकी इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन करके आपको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है, और लास्टली यू हैव टू मेक इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम्स, ये भी उनको बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर इसके बाद जो स्टेट्स हैं वो इन डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं करती, तब वो दैट विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट / फाइन। ठीक है, और उसके बाद जो ये इम्प्रिजनमेंट होगी इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years। चलिए, उसके बाद बेसिकली इफ वी सी कि भाई जो इसकी नीड क्या है, तो वो आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट एंगल बनेगा, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। बस इसमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि भाई पनिशमेंट वगैरह बढ़ा दी गई है। जो अपना इमरजेंसी एक्शन प्लान देखना है, इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाना है और इंस्पेक्शन करना है, ये सब काम स्टेट लेवल का होगा। जो कमेटीज ओवरसी करने के लिए बन रही हैं वो सेंट्रल लेवल पे बन रही हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ अपनी जो थी, दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू योर CTBT। ठीक है, तो CTBT, ठीक है, CTBT को देखें अगर, तो CTBT बोलता है कि भाई आपको ना जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं वो सारे के सारे आपको बैन करने हैं, सारे के सारे। ठीक है, चाहे वो मिलिट्री यूज के लिए हैं, चाहे वो पीसफुल यूज के लिए। यहीं पे ही आपका पहला एलिमिनेशन पॉइंट बनता है। तो याद रखना, पीसफुल वालों को भी बैन करता है। ठीक है,
अभी तक 187 कंट्रीज ने ये चीज़ साइन कर ली है। और 187 साइनिंग आपको पता है ना कि वहाँ जाके हाँ बोल के आना। व्हाट इज़ रेटिफिकेशन? अपने घर पे आके पार्लियामेंट द्वारा पास कराना। और 187 में से 178, नंबर रिवर्स कर लो, ने इनको रेटिफाई भी कर दिया है। सो हैव रेटिफाइड एज वेल, ठीक है। लेकिन अभी तक व्हाट वी कॉल, ये ट्रीटी जो है, एक तो चीज़ ये याद रखना कि भी सारी की सारी यूएन, जो अपना यूएन स्टेट्स हैं 193 के करीब हैं टोटल। इनमें लास्ट एडिशन कौन सी थी वो भी आपका होमवर्क है मेंशन करना, लेकिन सारी की सारी ने साइन नहीं करा है। सेकंड, इसमें ना इस ट्रीटी में जो कंट्रीज हैं वो कुछ अनेक्स में बांटी गई हैं, ठीक है। तो ट्रीटी के अनेक्स 2 में देयर आर 44 कंट्रीज, ठीक है। तो इस ट्रीटी में बोला गया है कि भाई जब तक वो 44 की 44 कंट्रीज है ना, जिन्होंने मतलब 1996 वाला जो सेशन हुआ था विच वॉज योर कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, उसमें पार्टिसिपेट करा था, वो वाली सारे के सारे साइन करके रेटिफाई नहीं करते, ये ट्रीटी कभी भी बाकी जितने भी देश साइन कर लें, ठीक है, लीगली इन्फोर्स नहीं हो पाएगी। तो आज तक ये ट्रीटी इस वजह से लीगली इन्फोर्स नहीं हो पाई है, ठीक है। चलिए, और ये कौन सी कंट्रीज थी? जिन कंट्रीज के पास उस वक्त पे न्यूक्लियर पावर या रिसर्च रिएक्टर्स हुआ करते थे, क्लियर। एंड इनमें से 44 में से 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक साइन नहीं करा, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो है नॉर्थ कोरिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तीनों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद, अच्छा यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, 44 में से 3 कंट्रीज, एक तो नॉर्थ कोरिया, दूसरा पाकिस्तान एंड इंडिया, इन्होंने तो साइन ही नहीं कराया अभी तक, ठीक है। और फिर इन 44 में से 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने साइन तो कर दिया बट रेटिफाई नहीं करा, उनके नाम भी याद रख लेना। नंबर 1 वी हैव चाइना, देन वी हैव इजिप्ट, देन वी हैव इजराइल, देन वी हैव ईरान एंड देन वी हैव यूएस, ठीक है। चलिए, तो यूएस के तो 2 राइवल्स हो गए, ठीक है, एक तो ईरान हो गया, एक चाइना हो गया, ऐसे याद रख लीजिएगा। और इजिप्ट और इजराइल का भी मसला चल ही रहा है, तो ये 5 हो गए। दूसरा अपना पाकिस्तान, इंडिया एंड थर्ड इज नॉर्थ कोरिया। तो इन्होंने साइन नहीं कराया अभी तक, तो दैट्स वाई बेसिकली 35 हैव डन इट, तो 9 ये बचे हैं। जब ये कर देंगे तो ये ट्रीटी लीगली इन्फोर्स हो जाएगी। उसके बाद वी ऑल्सो हैव टू सी एलटीबीटी, ठीक है। तो अभी ये एलटीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एलटीबीटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर योर लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में ये साइन हुआ था। इसका दूसरा नाम है पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेप था, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग को प्रोहिबिट करने के लिए। किसको? टेस्टिंग को, न्यूक्लियर टेस्टिंग को प्रोहिबिट करने के लिए। और तीनों लेवल्स पे प्रोहिबिशन थी। ना तो आप एटमॉस्फेयर में कर पाओगे, ना आप अंडर वाटर कर पाओगे, एंड लास्टली ना आप किसी भी आउटर स्पेस में कर पाओगे, ठीक है। ना आप एटमॉस्फेयर में, ना आप अंडर वाटर एंड ना आप आउटर स्पेस में कर पाओगे, ठीक है। ये ट्रीटी जो साइन करी गई थी, इट वॉज साइंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, जो अपना पहला अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन था, एंड तीसरा इसमें पार्टिसिपेंट था यूके। बट उन्होंने एक प्रोविजन नहीं मानी थी कि भाई जो अंडरग्राउंड टेस्टिंग है उस पर हम नहीं मानेंगे, इस वजह से ये अंडरग्राउंड टेस्टिंग अभी ये लोग करते हैं, क्लियर। थर्ड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज योर एनपीटी, दैट इज योर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये कब साइन हुई थी? 1968 में। ये कब किसके लिए थी? कि भाई जो यूएस एंड यूएसएसआर थे, ठीक है, ये कोल्ड वॉर के चलते हुए जो न्यूक्लियर थे, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मटेरियल था, उनको स्टॉक पाइल कर रहे थे, ठीक है, मतलब इकट्ठा कर रहे थे। और स्टॉक पाइलिंग कंटिन्यू ना हो, इस वजह से हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी थी कि भाई बाकी देशों को देना नहीं, दिस एंड दैट, क्लियर। और तो उसके बाद यू नीड टू सी कि भाई जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी, आई विल राइट इट हियर ओनली। जैसे ही अपना कोल्ड वॉर है वो एंड होता है, ठीक है, तो जो सीटीबीटी था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना, उसको बेसिकली कि भाई उसको बॉल्स्टर करा जाए, उसको स्ट्रॉन्ग करा जाए, ऐसी कुछ डिमांड्स उठी। और ये उठी इसलिए थी बिकॉज ग्लोबल लेवल के ऊपर एक एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट चल गया था। तो ये वाली चीज़ प्रीलिम्स के लिए याद नहीं रखना, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी टू रिमेंबर द पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद ये इसलिए भी चली क्योंकि न्यूक्लियर जो टेस्ट हो रहे थे, ठीक है, उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत था। और अभी आपको पता है कि भाई
ये एंड कब हुआ था? 1991 के करीब, ठीक है, आई राइट इट हियर, 1991 के करीब। एंड 1992 में क्या हुआ? रियो वाली चीज़, ठीक है। तो वो रियो कॉन्फ्रेंस में भी जो UNFCCC आया, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था इन सब जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह लोग कर रहे थे, उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आ रहे थे, उसको रोकने में, ठीक है जी। तो ये था इस न्यूज़ के बारे में। चलिए, सो इससे क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप यू विल बी रिवाइजिंग द लेक्चर्स एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच गाइस। कल से लाइव फेस टू फेस मिलते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।